नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी। बेका और बालबेक में जबरदस्त हमले किए आईडीएफ ने। हमले में हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई। तो लेबनान में आईडीएफ ने एक बार फिर भीषण एयर स्ट्राइक की है। वैसे ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका से इजरायल को हरी झंडी मिल चुकी है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में जा चुके हैं। ईरान के टारगेट, हमले का समय, ये सब तय हो चुका है। अमेरिका को लिस्ट सौंप दी गई है। लेकिन क्या सिर्फ सैन्य बेस और मिसाइल गोदामों पर ही इजरायल हमले करने वाला है, या फिर इजरायल का प्लान कुछ और है? दरअसल इजरायल के सीक्रेट प्रोग्राम की जानकारी लीक हो चुकी है। इजरायल इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 20 साल से कर रहा था और इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना है। देखिए क्या है बेंजामिन का ऑपरेशन 20 और कैसे इससे अरब में एटमी युद्ध शुरू हो सकता है। दुश्मन को खत्म करने के लिए रणनीति की जरूरत होती है और ये रणनीति इजरायल बीते 20 साल से बना रहा है। इजरायल ने ईरान पर हमले की रणनीति तैयार कर ली है। इजरायल ने ईरान के टारगेट सेट कर लिए हैं। हर टारगेट पर हमले के लिए खास हथियार फाइनल हो चुके हैं। हमले अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दोनों टारगेट पर होंगे। हमले का समय भी तय हो चुका है। ईरान पर इजरायल के हमले बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल ने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि किसी भी पल हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान पर हमले के 3 बड़े संकेत मिल चुके हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरप्राइज अटैक की तैयारी हो चुकी है। इजरायल के प्रधानमंत्री को परमाणु बंकर में भेज दिया गया है। 48 घंटे के अंदर इजरायल में थाड डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू हो चुकी है। इस सिस्टम के साथ अमेरिकी सैनिक भी इजरायली धरती पर पहुंच चुके हैं। थाड सिमट और जवानों के साथ 2 C-17 मालवाहक विमान नेवातिम एयरबेस पहुंच चुके हैं। 6 C-17 मालवाहक विमान इजरायल पहुंचने वाले हैं। इस तैनाती का मतलब साफ है कि इजरायल हमले के लिए भी तैयार है और उसके बाद ईरान के पलटवार रोकने के लिए भी। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि ईरान पर बहुत बड़ा संकट बरसने वाला है। इजरायल ने जो टारगेट तय किए हैं उनके मुताबिक ईरान के मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल ड्रोन स्टोरेज साइट, मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन साइट, मिलिट्री बेस और सरकारी इमारतों को इजरायल निशाना बनाएगा। आशंका इससे भी बड़ी जताई गई है। इजरायल ने अमेरिका को यही टारगेट लिस्ट सौंपी है, लेकिन हमले परमाणु संयंत्रों और ऑयल रिफाइनरीज पर भी हो सकते हैं।
रक्षा जानकारों के मुताबिक इजराइल सार्वजनिक रूप से अमेरिका की हरी झंडी लेने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन उसका टारगेट ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करना है, जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका सबूत यह है कि वो इस बार ईरान पर हमले के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है जो ईरान के परमाणु संयंत्रों को ही तबाह करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। इजराइल ने पिछले 20 सालों में ऐसे हथियारों का प्रोडक्शन किया है जो उसे अमेरिका ने नहीं दिए या फिर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इन हथियारों में बंकर बस्टर बम, बंकर बस्टर क्रूज मिसाइलें शामिल हैं और साथ ही फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने के लिए उसमें बदलाव भी किए गए हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है कि 20 साल में इजराइल ने कई घातक हथियार बनाए हैं और विमानों में बदलाव करके ईरान पर हमले के लिए डिजाइन किया है। इजराइल के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है। इनकी कमी पूरी करने के लिए इजराइल ने फाइटर जेट्स में बदलाव करके रेंज बढ़ाई है। इजराइल ने F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट्स के डिटैचेबल फ्यूल टैंक विकसित किए हैं। इससे इनकी फ्लाइट रेंज बढ़ गई है और स्टेल्थ क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। इन विमानों की रेंज बढ़ाने के साथ ही इन पर लोड किए जाने वाले बंकर बस्टर बम और मिसाइलें भी विकसित की गई हैं, जिन्हें ईरान पर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। और 20 साल के रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर तैयार किए गए इन हथियारों में शामिल हैं रैम्पेज मिसाइल। इसकी लंबाई है 4.7 मीटर। मिसाइल का वजन 570 किलोग्राम है। इसकी वॉरहेड क्षमता 150 किलोग्राम तक है। इस मिसाइल को F-15, F-16 और F-35 से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा घातक हथियार है 500 MPR। यह एक बंकर बस्टर बम है। यह बम इतना ताकतवर है कि 4 मीटर मोटी कंक्रीट भेद सकता है। इसे इजराइल के F-15I फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। तीसरा घातक हथियार है रॉक्स मिसाइल। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसकी वॉरहेड क्षमता 500 किलोग्राम तक है। इस मिसाइल को F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। खासियत यह है कि इसको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पर हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। चौथा घातक हथियार है पॉप आई टर्बो क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है, यानी इजराइल लाल सागर से ही ईरान पर हमले कर सकता है। इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इजराइल पर ईरान के हमले को 15 दिन बीत गए हैं और बीते 15 दिन से इजराइल इन हथियारों के जखीरे को तैयार कर रहा था जो अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। बंकर बस्टर मिसाइल और बम इसीलिए तैयार किए गए हैं ताकि जमीन के नीचे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। इजरायली रक्षा मंत्री जिसे सरप्राइज अटैक कह रहे हैं, वो अमेरिका के लिए भी सरप्राइज हो सकता है और इससे पहले भी इजराइल अमेरिका को चकमा दे चुका है। इजराइल ने कहा है कि वो गाजा के राफा पर हमला नहीं करेगा। 1000 किलो के बम मिलते ही राफा पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने कहा हसन नसरल्लाह को टारगेट करने पर खतरा होगा। बेंजामिन सहमत हुए, लेकिन मौका मिलते ही हसन नसरल्लाह को बंकर बस्टर बम हमले में ढेर कर दिया।
अब अमेरिका ने कहा है कि ईरानी परमाणु संयंत्रों, तेल रिफाइनरी पर हमले ना किए जाएं। लेकिन इजराइल ने बंकर बस्टर बम क्यों तैयार किए हैं? मतलब साफ है कि इजराइल इस बार भी अमेरिका को चकमा देने की कोशिश करने वाला है। ईरान जानता है कि इजराइल हर हालत में उसके अहम ठिकानों पर हमले करेगा और इसीलिए ईरान ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि अगर परमाणु संयंत्रों पर हमले हुए तो इजराइल का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली फातवी ने कहा है कि इजराइल जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, वो ईरान के सबसे छोटे प्रांत से भी छोटा है। अगर हमने ठान लिया तो इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल ने भी हर कीमत पर हमलों की ठान ली है। हथियार तैयार हैं, सुरक्षा के लिए थाड तैयार हो चुके हैं। किसी भी वक्त ईरान पर हमलों की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिणी लेबनान में IDF की भीषण बमबारी, बड़ी खबर। हमले से एक गांव में बहुत बड़ी तबाही। इजरायल की बमबारी का भयावह वीडियो सामने आया। ये देखिए, ये वीडियो कितनी भयावह बमबारी की। तो ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। यानी इजरायल हमला तो कर सकता है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट पेंटागन बनाकर देगा। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को दहलाने के लिए एक सुपर प्लान बना चुके हैं, जिससे ईरान के साथ ईरानी प्रॉक्सी को भी तबाह कर दिया जाए, साथ ही ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी जाएं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन की शर्तों में बंध कर हमला कर पाएंगे या एक बार फिर वादा करके मुकर जाएंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति में धोखा भी शामिल है और अमेरिका इस धोखे का शिकार पिछले साल भर में कम से कम 2 बार हो चुका है। राफा में वादा करके मुकरे बेंजामिन, राफा बना शमशान। वेस्ट बैंक में वादा करके बदले बेंजामिन, वेस्ट बैंक थर्रा गया। बैरूत में पहले इनकार किया, फिर बैरूत शमशान बना दिया। अब ईरान को लेकर अमेरिका से वादा किया, लेकिन बेंजामिन सीक्रेटली शुरू कर चुके हैं ऑपरेशन तेहरान। और उनके टारगेट पर एटमी ठिकाने और ऑयल रिफाइनरी हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को धोखा देकर ईरान में तबाही मचाने जा रहे हैं और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। बड़ा हमला अगले 72 घंटे में कभी भी हो सकता है। अब समझिए इजराइल ने क्या वादा किया, जिससे अमेरिका ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त है, ईरान के तेल ठिकानों पर हमले नहीं करेगा इजराइल। जबकि दूसरी शर्त है, ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करेगा इजराइल। ईरान पर हमला करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की हर शर्त मानने की हामी भर दी है, लेकिन ये एक छलावा भर है। ये हमले ठीक उसी स्टाइल में हैं जैसा रूस नेटो देशों में करा रहा है।
पुतिन के एजेंट उन तमाम देशों में घुसे हुए हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद के जासूस ईरान में जा घुसे हैं और हमले में जुट चुके हैं। ईरान की अबहाज तेल रिफाइनरी में भारी आग लग गई, लेकिन हमले की वजह का पता नहीं लग पाया। ना मिसाइल स्ट्राइक हुई और ना ही बमबारी, जबकि अबहान बेहद सुरक्षित रिफाइनरी है। तो क्या इसके पीछे मोसाद के एजेंट हैं? इसी तरह खुजिस्तान में मौजूद पेट्रोशुश्ता रिफाइनरी भी धधक उठी, जिसके बाद कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। इस रिफाइनरी में आग की वजह का पता नहीं लग पाया। अबहाज और खुजिस्तान रिफाइनरी में आग लगने का वक्त 10 से 15 मिनट के अंतर पर था। ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से पहले ऑयल टैंकर में विस्फोट हुआ था। विस्फोट कैसे हुआ कुछ पता नहीं लग पाया। ऑयल टैंकर की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जबकि ऑयल रिफाइनरी के अंदर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार नहीं होती। तो क्या ऑयल टैंकर का ड्राइवर मोसाद का एजेंट था? हालांकि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में उसकी मोसाद के एजेंट के रूप में शिनाख्त होनी काफी मुश्किल है। वैसे भी कहा जाता है मोसाद किसी भी काम का कोई सबूत नहीं छोड़ता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ने सैबोटाज हमले शुरू कर दिए हैं? इजराइल ईरान में तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। उसके बाद एटमी ठिकानों की बारी है। अगर ऐसा है तो यह सीधे तौर पर पेंटागन से धोखेबाजी है, क्योंकि बाइडेन को नेतन्याहू ने वचन दिया है कि वो इस तरह के हमले नहीं करेंगे, बल्कि सैन्य ठिकानों और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बना सकते हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें सबसे अहम टारगेट एटमी और तेल ठिकाने ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी इसी तरह पलटवार करके इजराइल को दहला सकता है। और ईरान के टारगेट पर इजराइल के गैस फील्ड हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर में मौजूद हैं। सबसे पहले लेवियाथन गैस फील्ड पर हमला कर सकता है। यहां से गैस पाइपलाइन हाइफा पोर्ट से कनेक्ट होती है और फिर पूरे इजराइल में सप्लाई होती है। इसके बाद लेबनान की समुद्री सीमा के पास पड़ने वाला तमर गैस फील्ड भी ईरान के निशाने पर है। यहां से गैस पाइपलाइन अशदोद पोर्ट से जुड़ती है, जिसे बीच में तोड़ भी सकता है ईरान। आगे दालित गैस फील्ड जो हदेरा पोर्ट से जुड़ता है, वहां भी ईरान की मिसाइल तबाही मचा सकती है। जबकि गाजा के पास पड़ने वाली गाजा मैराइन गैस फील्ड भी टारगेट पर है। यहां से पाइपलाइन अश्कलोन ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म से जुड़ती है। यह गाजा के बेहद करीब है। इस पर हमास के हमले का खतरा है। इसी तरह तेत्या गैस फील्ड की पाइपलाइन तेल अवीव पोर्ट से जुड़ती है। इस पर एक बार हमला हो भी चुका है। ईरान इन गैस फील्ड पर पलटवार कर सकता है। ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए वही तरीका अपना सकता है जैसा ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार किया है। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के गैस फील्ड को उड़ाकर वो एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देना चाहता है और इसके लिए उसने मिसाइलें लेबनान और यमन पहुंचा दी हैं। यानी ईरान अभी फ्रंट फुट पर आकर युद्ध नहीं लड़ेगा। पहले ईरानी प्रॉक्सी के सहारे इजराइल को कमजोर करेगा और फिर फाइनल प्रहार करेगा ईरान। इसके अलावा ईरान परमाणु हमले की भी धमकी दे चुका है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जल्द से जल्द ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह कर देना चाहते हैं। इजराइल में इस ऑपरेशन के लिए विपक्ष का भी समर्थन बेंजामिन को मिल रहा है। इजराइल के नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी येर लैपिड के नेता येश अतीत ने भी यही मांग की है। हमें हमले ऑयल फील्ड से शुरू करने चाहिए। आईडीएफ को सबसे पहले ईरान के तेल रिफाइनरी पर स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि इससे ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, उसकी इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू को कैबिनेट के अलावा विपक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में पूरी आशंका है कि वो बाइडेन की शर्तों से यू टर्न ले। वैसे नेतन्याहू ऐसा पहले भी कर चुके हैं।
दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर इजरायल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमले किए तो अरब में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका फायदा रूस यूरोप में उठा सकता है, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध में उलझ जाएगा। तभी रूस यूक्रेन पर कब्जा करके बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि अचानक से क्रेमलिन अरब में एक्टिव हो गया है। ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेजे जा रहे हैं और ईरान के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया है। इस बीच बेंजामिन के एजेंट ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले कर सकते हैं, जिसमें तेहरान, फोर्दो और इस्फहान सबसे पहले टारगेट हैं, जहां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब हैं। इन्हीं ठिकानों पर ईरान ने S-400 भी लगाया है। अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट एटमी आंधी में घिर जाएगा। जबकि इजराइल सिर्फ दिखावा करेगा कि उन्होंने ऐसा आदेश नहीं दिया, जबकि मोसाद के एजेंट मिशन पर लग चुके हैं और ईरान की तेल रिफाइनरियों से आ रही तस्वीरें आने वाले वक्त में बड़ी तबाही का संकेत दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिणी बेरूत में फिर से हमले शुरू हो गए हैं। दाहिया में IDF के 3 हवाई हमले, हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारत तबाह। तो लेबनान में 50 घंटे से हर वो इलाका बुरी तरह से दहल रहा है जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियार गोदाम हैं। 50 घंटों से लेबनान में न सिर्फ इजरायल की बमबारी तेज हो गई है, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन भी खतरनाक हो गया है। सवाल यही है कि आखिर इजरायल के हमले अचानक तेज क्यों हो गए? क्या इजरायली सेना का इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? क्या अरब में अब युद्ध का अगला चरण शुरू होने जा रहा है? अगर हाँ, तो यह अगला चरण क्या है? क्या इजरायल अब ईरान का भी वही हाल करने जा रहा है जो लेबनान और गाजा का हुआ है? लेबनान में इजरायली सेना 50 घंटे से जिस तरह नॉन स्टॉप बमबारी कर रही है, तो इस बात का संदेश है कि हिजबुल्लाह का अंत निकट आ गया है। लेबनान की राजधानी बैरूत में अब तक इजरायल रात को बमबारी कर रहा था, लेकिन अब दिन में भी एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। बैरूत के साथ साथ दक्षिणी लेबनान में हर उस जगह पर बारूदी वज्रपात हो रहा है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने या इंफ्रास्ट्रक्चर है। सवाल यही है कि लेबनान में इजरायली सेना के हमले अचानक तेज क्यों हो गए? इजरायल ने हमले की रणनीति क्यों बदल दी? नेतन्याहू और उनकी सेना का टारगेट क्या है? ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रलय का वो भयावह दृश्य देखिए जो इजरायल के हमले के बाद लेबनान में दिख रहा है। बैरूत के दाहिया में इजरायल ने पहली बार दिन के उजाले में एयर स्ट्राइक की। दाहिया में इजरायल ने 2 राउंड की बमबारी की। टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। रिपोर्ट के मुताबिक हमले से हिजबुल्लाह का कमांड पोस्ट और हथियार गोदाम तबाह हो गया। लेबनान के नबातिया में इजरायल ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने पर धावा बोला। इजरायल ने भीषण हमला कर हिजबुल्लाह की टनल और बंकर को तहस नहस कर दिया। इजरायल ने जिस टनल नेटवर्क को ध्वस्त किया है वो हिज्ब के रातवान फोर्स का था। नबातिया में इजरायल ने म्यूनिसिपल ऑफिस को टारगेट किया। हमले में नबातिया के मेयर की मौत हो गई। इजरायली सेना का दावा है कि 24 घंटे के अंदर उसने हिजबुल्लाह के 30 से ज्यादा लड़ाकों को खत्म कर दिया। इसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर भी शामिल हैं।
लेबनान के मिस अल जबाल में इजराइल की बमबारी से कई इमारतें जमींदोज हो गईं। लेबनान के कफ्र कना में भी इजरायली सेना ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। हमले में 10 लोग मारे गए हैं। एत अल शाब में इजराइल की आर्टिलरी ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह पर बारूद की बारिश की। कफ्र किला में इजराइल ने हिजबुल्लाह की 3 रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। लेबनान की बेका वैली विनाश की आग में 50 घंटे से जल रही है। इजराइल ने लेबनान में बमबारी अचानक क्यों तेज कर दी है, अब इसे समझते हैं। तो सवाल यह है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की बमबारी तेज क्यों हो गई है। असल में दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर कर देना चाहता है। हिजबुल्लाह को कमजोर कर इजराइल लेबनान फ्रंट बंद करना चाहता है। इस काम को ईरान पर हमले से पहले ही अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई है। हिजबुल्लाह कमजोर हो जाएगा तो लेबनान फ्रंट बंद हो जाएगा। इसके बाद इजराइल ईरान पर बड़ा वज्रपात करेगा। कमजोर हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले नहीं कर पाएगा। ऐसे में इजराइल अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ताकत ईरान में हमले पर लगा पाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह को कमजोर कर लेबनान फ्रंट को बंद करने के प्लान पर काम कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह इजरायली धरती को दहलाकर यह बता रहा है कि अभी वो शक्ति विहीन नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से उत्तरी इजराइल में रॉकेट की बरसात कर अपनी ताकत का इजहार किया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के बेस पर फिर से हमला किया। हमले से इजरायली सेना दहल गई। हिजबुल्लाह ने कार्मेल शहर में इतना भीषण हमला किया कि शहर में आपातकाल लग गया। गैलीली में हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट की बरसात की। साफेद में हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने कद्र 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से धमाका किया। हिजबुल्लाह ने किरियत शिमोना में 25 रॉकेट दागे। इजराइल ने सभी रॉकेट को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह अक्टूबर में अब तक 2800 रॉकेट दाग चुका है, यानी हिजबुल्लाह के लड़ाके औसतन 186 रॉकेट रोज दाग रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने अपने हमले का पैटर्न बदल दिया है। हिजबुल्लाह अब हमले से पहले अपने टारगेट का वीडियो जारी करता है, फिर वहां तबाही मचाता है। इस बार हिजबुल्लाह ने हाइफा का वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो जारी कर हाइफा को किरियत शिमोना और मेतुला बनाने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब हाइफा में बड़ा विनाश करने वाले हैं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल के सैन्य बेस हैं। यह दूसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने हमले से पहले अपने टारगेट का वीडियो जारी किया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने गोलानी ब्रिगेड पर हमले से पहले वीडियो जारी किया था। इसके बाद 13 अक्टूबर को गोलानी ब्रिगेड पर बड़ा हमला कर दिया था। इस हमले में इजराइल के 5 सैनिक मारे गए थे। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह अपने टारगेट पहले ही बता दे रहा है, बावजूद इसके इजराइल उसके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली एयर डिफेंस और रडार की काट निकाल ली है। हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो जारी किया है। यह वीडियो सर्दियों में जंग की तैयारी का है। इस वीडियो से साफ है कि हिजबुल्लाह सर्दियों में भी इजराइल से जंग के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल जिस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने में जुटा है, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और इजराइल से हिजबुल्लाह का बदला शुरू। हिजबुल्लाह ने हाइफा को टारगेट किया।
आईडीएफ के बेस के पास कई धमाके किए। नसरल्लाह की मौत को 18 दिन बीत चुके हैं। अब हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह का एक ऑडियो संदेश जारी किया है। दावा है कि यह ऑडियो संदेश उनकी मौत से पहले का है। इसमें नसरल्लाह ने प्रॉक्सी से एकजुट होकर इजराइल पर हमले के लिए कहा है। यह संदेश ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब ईरान के विदेश मंत्री लगातार प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल है, क्या ईरान इजराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या प्रॉक्सी संगठन कुछ बड़ा करने वाले हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 27 सितंबर 2024, जगह दाहिया, लेबनान। रात के वक्त इजराइल ने रिहायशी इमारत पर 3000 किलो का बम बरसाया। एक के बाद एक 4 से ज्यादा स्ट्राइक की। बारूदी धुआं छटने के बाद खबर आई कि इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। नसरल्लाह की मौत के 18 दिन बाद हिजबुल्लाह ने उसका ऑडियो संदेश जारी किया है। संदेश में सभी प्रॉक्सी को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर नई ताकत से लड़ने का आह्वान किया गया है। दावा है कि यह नसरल्लाह का पुराना रिकॉर्डेड मैसेज है जिसे उसकी मौत के बाद जारी किया गया है। संदेश में इजराइल की हार के लिए प्रॉक्सी को सबसे अहम बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रॉक्सी ही अल अक्सा को यहूदियों से आजाद कराएंगे। सवाल है कि हिज़्ब ने नसरल्लाह की मौत के 18 दिन बाद उसका ऑडियो संदेश क्यों जारी किया? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? इसे जानने के लिए नसरल्लाह की मौत के बाद कुछ घटनाक्रमों और हलचल पर नजर डालना जरूरी है। सत्ताईस सितंबर को दाहिया में नसरल्लाह की मौत हुई थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान दौरे पर पहुंचे। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया के दौरे पर गए और 13 अक्टूबर को अब्बास अरागची इराक पहुंचे, जिसके बाद 14 अक्टूबर को नसरल्लाह का ऑडियो मैसेज जारी किया गया। सवाल है कि इन सभी घटनाओं के बीच कनेक्शन क्या है और इनका उद्देश्य क्या है? दरअसल नसरल्लाह का कद सभी ईरानी प्रॉक्सी में सबसे बड़ा था। उसकी मौत के बाद इजराइल को लगा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह के हौसले टूट जाएंगे, साथ ही ईरान के बाकी प्रॉक्सी संगठनों में खौफ पैदा होगा। प्रॉक्सी संगठनों के बैकफुट पर जाने से इजराइल को गाजा, लेबनान में जंग जीतना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही वो सीरिया में प्रॉक्सी के जाल को तोड़ सकेगा, यानी आईडीएफ आसानी से प्रॉक्सी का अस्तित्व मिटा देगी। लेकिन ईरान ने नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद ही इजराइल के उस प्लान को डिरेल करने की रणनीति तैयार की, जिसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, प्रॉक्सी में फैले डर को मिटाने की कोशिश की। नंबर 2, ईरानी विदेश मंत्री ने सभी देशों में जाकर प्रॉक्सी कमांडर से सीक्रेट मीटिंग की। मीटिंग के जरिए प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट किया गया। नंबर 3, नसरल्लाह का ऑडियो मैसेज जारी किया गया है ताकि प्रॉक्सी संगठनों का हौसला बुलंद किया जा सके।
ईरान के लिए ऐसा करना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि नसरल्लाह की मौत से प्रॉक्सी में जबरदस्त भय भर गया था, जिसकी पुष्टि मोसाद के हेडक्वार्टर में मौजूद रादवान फोर्स के लड़ाके के एक बयान से होती है, जिसे हाल ही में लेबनान की एक टनल से पकड़ा गया था। दरअसल हाल ही में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान की सुरंग में रेड की थी। इस रेड में रदवान फोर्स के 4 लड़ाके पकड़े गए। एक लड़ाके ने पुष्टि की कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिज़्ब लीडर डर गए और रदवान फोर्स के कमांडर लड़ाकों को छोड़कर भाग गए। ईरान को भनक लग गई थी कि बिना नसरल्लाह प्रॉक्सी ज्यादा वक्त तक इजराइल के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए उसे ये खास रणनीति तैयार करनी पड़ी। ईरान की इस कोशिश का परिणाम भी अभी से दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में जहां हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल की जमीन को दहला रहे हैं, वहीं इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस भी इजराइल पर हमले कर रही हैं। ये तस्वीरें इजराइल के तिबरियास शहर की हैं, जहां इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने ड्रोन से हमला कर एक रिहायशी इमारत को दहला दिया। हैरानी की बात है कि हमले के दौरान शहर में सायरन नहीं बजे। दावा है कि ये इराकी प्रॉक्सी को मिले एडवांस ड्रोन हैं, जिन्हें इजरायली रडार के लिए ट्रेस करना मुश्किल है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने के लिए ऐसे ही नए और एडवांस ड्रोन के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल भी दे सकता है। अगर ईरान हिजबुल्लाह, होती और दूसरे प्रॉक्सी तक ये हथियार भेजने में सफल हो जाता है, तो आने वाले दिनों में इजरायली शहर बारूदी राख में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और लेबनान के कफ्र किला में बड़ी तबाही हुई है। कफ्र किला में 3 जगहों पर बमबारी। लेबनान में इजराइल के हमले तेज हुए। ईरान पर हमले से पहले इजराइल खुद को अभेद्य किले में तब्दील करना चाहता है, जिससे ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन पलटवार करें तो इजराइल को ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए इजराइल अमेरिका से मंगाए थार्ड सिस्टम को फ्रंटलाइन पर लगा रहा है। दरअसल ये फैसला इजराइल को इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका सुपर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हमास और ईरान के हमलों में फेल हो गया। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या वजह रही तो आयरन डोम नाकाम साबित हुआ और क्यों थार्ड को इजराइल तैनात करने पर मजबूर हो गया। दो बार ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले करके न सिर्फ अपनी ताकत का सबूत दिया, बल्कि अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, वो खामोश नहीं बैठेगा। बल्कि हर वार का विध्वंसक पलटवार किया जाएगा। ईरान के हमले से इजराइल के बेहतरीन कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई। पहली बार आयरन डोम तब फेल हुआ था जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट स्ट्राइक करके आयरन डोम को चकमा दिया था, और दूसरी दफा 1 अक्टूबर को ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में भी आयरन डोम बड़े हमले नहीं रोक पाया। यानी ये मान लिया जाए कि अब आयरन डोम आउटडेटेड हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइल को थार्ड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती और अमेरिका को आनन फानन में थार्ड भेजने का फैसला नहीं करना पड़ता। अमेरिका ने 7 थार्ड सिस्टम इजराइल भेजे हैं। 7 ट्रांसपोर्टर प्लेन उन्हें लेकर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। अब दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस वाला देश भी अमेरिका के थार्ड के भरोसे हो गया है। यानी अब इजराइल ये मानकर चल रहा है कि उस पर कई फ्रंट से हमला हो सकता है, क्योंकि वो ईरान पर हमला करेगा तो पलटवार जरूर होगा। इसलिए थार्ड के जरिए बॉर्डर को अभेद्य किले में बदल देना चाहता है, क्योंकि आयरन डोम
हमास की रॉकेट स्ट्राइक में फेल हो चुका है, दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट ने माना है। आयरन डोम के फेल होने की सबसे बड़ी वजह है एक साथ ज्यादा संख्या में रॉकेट स्ट्राइक, जो संख्या में 2000 से लेकर 5000 थे। जबकि दूसरी वजह है हमास ने कम दूरी के रॉकेट अलग अलग जगहों से अलग अलग एंगल पर दागे। इसके अलावा हमास ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही हमास ने जमीन से, आसमान से और समंदर से हमले किए। एक साथ इतने हमले होने पर आयरन डोम का सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करने में फेल हो गया। यानी हमास के $300 के एक रॉकेट ने इजराइल के $30,000 के आयरन डोम को चकमा दे दिया। हालांकि इसके पीछे एक वजह और भी है। आयरन डोम के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों के अलावा एक साथ 10 से 15 रॉकेट के लिए की गई थी, लेकिन हमास ने हमला करने से पहले आयरन डोम पर रिसर्च की और फिर ताबड़तोड़ सस्ते रॉकेट दागकर अपने लड़ाकों को इजराइल में घुसा दिया, क्योंकि डोम सिर्फ रॉकेट को डिटेक्ट करने में ही उलझा रहा। अब इजराइल ने 4 लेयर सिस्टम बनाया है, जिसमें पहली लेयर में थार्ड डिफेंस सिस्टम है, दूसरी लेयर में इजराइल का आयरन डोम है, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग लगा है, जबकि चौथी और आखिरी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे न सिर्फ लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट स्ट्राइक नाकाम की जा सकती है, बल्कि यमन से मिसाइल दाग रहे हूती के मंसूबे भी खाक किए जा सकते हैं। इसके अलावा गाजा से हमास और सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के हवाई हमले भी रोके जा सकते हैं। इसके अलावा थाड की तैनाती से ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल अटैक को नाकाम करने में इजराइल कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का थाड दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप में महायुद्ध का फ्रंट खुलने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना रूस के पास मौजूद 4 नेटो देशों पर हमला कर सकती है। इस हमले की वजह बनेगी रूस की वो घेराबंदी जो नेटो कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ नेटो के कई देशों ने कई मोर्चों पर रूस को घेरना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नेटो रूस के खिलाफ परमाणु युद्धाभ्यास भी कर रहा है और इस बात से बढ़ के पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध रूस और नेटो में जंग का कारण बनने जा रहा है। यूरोप में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त महाजंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक रूसी सेना यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले की तैयारी कर चुकी है। रूस का ऑपरेशन यूरोप किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। खुफिया जानकारी मिली तो नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां तेज कर दी। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो रूस की घेराबंदी करने में जुट गया है।
नेटो सेनाएं यूरोप में परमाणु युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट नून। 8 सैन्य बेस पर हो रहे इस युद्धाभ्यास में 13 देश के 2000 सैनिक और 60 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इसी युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए अमेरिका का नेवल बेड़ा इंग्लिश चैनल पहुंच गया है। अमेरिका के इस बेड़े में न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर हैं बल्कि 2 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने बेस पर परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने जा रहा है। यह काम सबसे पहले हंगरी में मौजूद अमेरिकी बेस पर किया जाएगा। अमेरिका की इस तैनाती के बाद बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया ने भी अपनी सीमा पर सेनाएं बढ़ा दी। बाल्टिक देश सरहद पर सेना की तैनाती के साथ साथ ड्रैगन टीथ तैयार कर रहे हैं। बाल्टिक देश ये कदम रूस को रोकने के लिए उठा रहे हैं। अमेरिका और नेटो की इस तैयारी का जवाब पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करके दिया है। रूस ने उत्तर कोरिया से 10,000 से ज्यादा सैनिक मंगा लिए हैं। इन सैनिकों को स्पेशल युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। स्पेशल युद्ध यानी नेटो के खिलाफ जंग। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रोदेन्को ने कहा है, अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस इसका विध्वंसक जवाब देगा। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया ने जो गठबंधन तैयार किया है उससे न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि बाइडेन भी परेशान है। ये वो गठबंधन है जो नेटो के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। अब कमला हैरिस ने ट्रंप पर वैसे ही आरोप लगाए हैं जैसे ट्रंप ने बाइडेन पर लगाए थे। कमला ने ट्रंप के मानसिक संतुलन पर सवाल क्यों उठाए, इस रिपोर्ट में देखिए। कमला हैरिस ने एक ट्वीट किया और इसके आधे हिस्से में अपना वीडियो लगाया, दूसरे आधे हिस्से में ट्रंप का और बीच में लिखा हैरिस वर्सेस ट्रंप। इस पोस्ट के ऊपर लिखा है, ट्रंप लगातार ये दिखा रहे हैं कि वो अनफिट और असंतुलित हैं। इस पोस्ट में जो वीडियो कमला हैरिस ने शेयर किया है, कमला हैरिस ने पोस्ट में इतना ही वीडियो शेयर किया है और इस पर कमेंट करते हुए अपना वीडियो भी पोस्ट किया है। कमला हैरिस ने यह बयान ट्रंप के वीडियो के साथ पोस्ट किया है और कमला हैरिस ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि अमेरिका में मतदान 5 नवंबर को होना है, जबकि ट्रंप 5 जनवरी को मतदान की अपील कर रहे हैं।